स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। और सबसे बड़ी खबर क्या है इस समय? ओमिक्रॉन के मामले। भारत में ओमिक्रॉन की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। देश में संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़कर 358 तक पहुंच गई है। इनमें से तमिलनाडु में सबसे अधिक 33 मामले दर्ज किए गए हैं। तमिलनाडु के बाद एक दिन में सबसे अधिक ओमिक्रॉन के केस महाराष्ट्र से आए। यहाँ एक दिन में ओमिक्रॉन के 23 नए मामले के साथ टोटल केस बढ़कर 88 तक पहुंच चुके हैं। वहीं दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 67 मामले और तेलंगाना में 38 केस पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण के मुताबिक ओमिक्रॉन के 358 मामलों में से 114 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भारत में केस की पॉजिटिविटी की दर पूरी दुनिया के मुकाबले कम है। इस समय देश के 17 राज्य और संघ शासित क्षेत्र 358 ओमिक्रॉन केसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं। हमने 183 ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस का विश्लेषण किया और पाया कि उनमें से 121 केसेस की फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री थी। 44 मामलों में फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन अधिकांश फॉरेन ट्रैवलर्स के कॉन्टैक्ट्स थे और 18 लोग ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। को पीएम मोदी ने ओमिक्रॉन को लेकर समीक्षा बैठक की थी और ओमिक्रॉन से निपटने को लेकर कुछ जरूरी निर्देश दिए। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि पीएम ने उनको पहले से ही तैयारियों करने के लिए कहा था। About infrastructure preparedness, which is all across the nation in all the districts. District level infrastructure preparedness and systems preparedness was his first message. He emphasized the need for contact tracing, containment as per protocols. ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की खबरों के बीच मेडिकल डिवाइस कंपनियों ने भी कमर कसना शुरू कर दी है। इन कंपनियों का कहना है कि वो किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस बारे में और ज़्यादा बता रही हैं हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी। खुशबू, क्या बात हुई है आपकी, और क्या आपकी बात से लग रहा है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो कंपनीज जो हैं वो डिवाइसेस को लेकर तैयार हैं? ओमिक्रॉन और कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र वीके पॉल ने प्राइवेट सेक्टर को एक इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कहा है कि वे देखें कि उनके पास किस तरह का मेडिकल इंफ्रा उपलब्ध है, अगर मामले बढ़ते हैं तो पर्याप्त मेडिकल इंफ्रा है या नहीं है। इसी को मुद्दे को लेकर हमने जब मेडिकल डिवाइसेस कंपनी से बात की है कि उनके पास किस तरह की इन्वेंट्री है, तो अलग अलग कंपनीज ने हमसे कहा है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी हुई है, पर्याप्त इन्वेंट्री है। दरअसल मैक्स वेंटिलेटर्स के AB इंडस्ट्रीज़ के MD ने हमसे बात करते हुए कहा कि जब कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही थी, उसके बाद जब 3-4 महीनों का समय मिला है उन्हें, उस दौरान उन्होंने अपनी इन्वेंट्री बढ़ाने पर काम किया है। उनके पास पर्याप्त रिजर्व उपलब्ध है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई और ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए फंड्स भी हैं और कैपेसिटी भी है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और भी कई कंपनी से बात की हमने, जैसे राजीव नादी से बात की जो MD है हिंदुस्तान सिरिंजेस एंड मेडिकल डिवाइसेस से। उन्होंने कहा कि अभी भी हॉस्पिटल्स की ओर से कोई पैनिक बाइंग या प्रिपरेटरी बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। अभी तक कोई इस तरह की खरीदारी नहीं आई है क्योंकि उनके पास भी डिवाइसेस उपलब्ध हैं। स्कैन रेज ने हमसे कहा कि जितनी भी ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स हैं उनके लिए जितनी उनके अनुपात में जिस तरह की मेडिकल डिवाइसेस की ज़रूरत है वो उपलब्ध है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि देश को ज़्यादा डॉक्टर्स और ज़्यादा बेड्स इन सब की उपलब्धता होनी चाहिए क्योंकि ओमिक्रॉन पेशेंट्स जो हैं उनमें वेंटिलेटर तक पहुंचने की स्थिति कम देखने को मिली है, बल्कि उनका डिस्चार्ज रेट ज़्यादा बेहतर रहा है। कंपनीज का ये भी कहना है कि क्योंकि इनपुट कॉस्ट इस साल बढ़े हैं, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से चाहे IC हो चाहे चिप शॉर्टेज हो, इन सब कारणों की वजह से मेडिकल डिवाइसेस की कीमतें इस साल 10 से 15% की ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं और इनमें आगे कैसा होगा ये आगे का डिमांड और सप्लाई को ही निर्भर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू इस जानकारी के लिए। ये इतने बड़े ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत की खबर है। आगे बढ़ते हैं। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में चुनाव स्थगित कराने की सलाह दी है। उधर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि आयोग हालात की समीक्षा करेगा और उसके मुताबिक कदम उठाएगा। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा।
मैंने आज सुबह पूछा चीफ सेक्रेटरी साहब से कि इस प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन के कितने केस आए हैं, तो मुझे बताया कि अभी तक 1 केस आया है इस प्रदेश में अभी तक। और मैंने आपको ये भी बताया कि हम कोविड को मैनेज करने के लिए क्या क्या उपाय कमीशन ने लिए हैं, और हम लोग जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होगी और जो भी एक आरपीएफ के मद्देनज़र जो भी चीज़ होगी वो हम लोग उसमें डेफिनेटली एक्शन लेंगे। और हम आपको ये एश्योर करना भी चाहते हैं कि जहाँ पर भी ज़रूरत होगी एसडीएमए को हमने बोल दिया है, वो फ़ौरन इस पर एक्शन लेंगे जिससे कि किसी तरह की कोई बढ़ोतरी ना हो इस चीज़ के ऊपर, और जो भी एक्शन लेना होगा उसको तुरंत लिया जाएगा और इस चीज़ को पूरी तरह से मद्देनजर रखी जाएगी। और इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए चलते हैं 89 स्वदेश के संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश, अंदर से क्या खबरें आ रही हैं, क्या मन है सीईसी का? देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से अगले हफ्ते चुनाव आयोग केंद्रीय हेल्थ सचिव और अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहा है। ये बैठक दरअसल आगामी चुनावों को, विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। लिहाजा ये बैठक इस बात को समझने के लिए किया जा रहा है कि कोरोना की मौजूदा स्थिति जो है वो देश में क्या है, और ओमिक्रॉन का जो नया खतरा मंडराने लगा है, क्या उसकी वजह से देश में तीसरी लहर की स्थिति जो है बन रही है। और ऐसे में मौजूदा हालात में अगर जिस तरीके से पब्लिक रैलियां अभी हो रही है, पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं, अगर वो इसी तरीके से चलती रही तो क्या स्थिति बन सकती है। तो इसको समझने के लिए ये बैठक चुनाव आयोग कर रहा है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये भी कहा है कि वो अगले हफ्ते यूपी का दौरा करने वाले हैं और वहाँ पर इस बात की समीक्षा होगी कि मौजूदा स्थिति क्या है, और इस समीक्षा बैठक के बाद जो है चुनाव आयोग पब्लिक मीटिंग से संबंधित, रैलियों से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। चुनाव आयोग इस तरीके से जो काफ़ी प्रोएक्टिव रोल अपना रहा है, काफ़ी बैठकें कर रहा है, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट के कल के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी की थी जिसमें ये अपील की थी प्रधानमंत्री से और चुनाव आयोग से भी कि पब्लिक रैलियों को बंद किया जाए, पब्लिक मीटिंग्स जो है उसको रोका जाए, राजनीतिक पार्टियों से ये कहा जाए कि वर्चुअल तरीके से वो प्रचार करें, क्योंकि कोरोना का खतरा जो है वो मंडराने लगा है, तीसरे लहर की संभावना जो है वो दिखने लगी है। लिहाजा ये भी अपील की थी कि अगले कुछ महीनों तक चुनावों को टाल देना ही बेहतर होगा। लिहाजा चुनाव आयोग काफ़ी एक्टिव दिख रहा है इस बार, जैसा कि बंगाल चुनाव के वक्त इस तरह की स्थिति नहीं देखने को मिली थी चुनाव आयोग की तरफ से। अच्छी बात यह है कि चुनाव आयोग इस वक्त पहले से हरकत में है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सख्त दिशा निर्देश आएंगे और चुनाव जो है देश में कोरोना के तीसरे लहर के लिए जिम्मेदार साबित नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक की तारीख को और आगे बढ़ा सकती है। इस खबर के साथ और जानकारी के साथ समीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, आपके पास और क्या जानकारी है, इसमें बता सकते हैं हमें? इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर मौजूदा प्रतिबंध को सरकार कुछ और समय के लिए आगे बढ़ा सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि लगातार ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देख और खासकर अलग अलग एक्सपर्ट्स की जो राय सरकार के पास आ रही है उसमें इस बात का लगातार जिक्र किया जा रहा है कि जनवरी में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से इजाफा देखा जाएगा। इसको देखते हुए सरकार इंटरनेशनल फ्लाइट्स को दोबारा शुरू करने पर एक कॉशियस व्यू लेकर के चल रही है, एक एहतियातन अप्रोच लेकर के चल रही है और उसमें माना यह जा रहा है कि इस जो मौजूदा प्रतिबंध है उसको सरकार कुछ और समय के लिए आगे बढ़ा सकती है। आपको पता है कि फिलहाल भारत में इंटरनेशनल रेगुलर पैसेंजर फ्लाइट्स पर प्रतिबंध 31 जनवरी 2022 तक लागू है, लेकिन ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों को देख, खासकर अब जब ये ओमिक्रॉन के पैर 16 से ज्यादा राज्यों में यहां पर मामले आ रहे हैं, रिपोर्ट किए जा रहे हैं, तो इसको देखते हुए सरकार ने साफ तौर पे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो एक कॉशियस अप्रोच के साथ आगे बढ़ें और जरूरत पड़ने पर ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स को दोबारा शुरू करने पर विचार करें। जो प्रधानमंत्री की कोविड और ओमिक्रॉन को लेकर के अहम समीक्षा बैठक हुई उसमें भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुद्दे पर विचार किया गया और साफ तौर पर यह कहा गया है कि एविएशन मंत्रालय फिलहाल किसी भी जल्दबाजी के मूड में ना दिखें और स्थिति के संभलने पर ही वो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल फ्लाइट्स को दोबारा शुरू करने पर फैसला लें। यह भी संभव है कि शुरुआती दौर में, यानी कि जब भी ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर फैसला लिया जाएगा तो ये कैलिब्रेटेड अप्रोच होगा, यानी कि ऐसे देशों के बीच में उड़ान सेवाओं की शुरुआत की जा सकती है जहां पर स्थिति ओमिक्रॉन को लेकर के संभली है, मामले बहुत कम हैं, तो वहां पर उड़ान सेवाओं की शुरुआत की जा सकती है। लेकिन फौरी तौर पे ये जो प्रतिबंध है उस पर यही सूचना मिल रही है कि इसको सरकार आगे बढ़ा सकती है। हालांकि एयर बबल एग्रीमेंट के तहत जो इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी और उसको लेकर के जो स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही एयरपोर्ट पे उनका पालन किया जाएगा और उसके बाद ही यात्रियों को देश के भीतर आने दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस खबर के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मार्केट की। हफ्ते के आखिरी दिन मार्केट की 3 दिनों की तेजी पर अब ब्रेक लग गया है। उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी 17,000 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स 190 अंक तो निफ्टी बैंक 334 अंक फिसल गया। लेकिन दिन भर बाजार में कैसी हलचल रही, बता रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। आज बाजार की चाल को देखें तो 3 दिनों की तेजी के बाद एक ब्रेक लगा है और हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में हमने कमजोरी देखी और जिसकी कि कहीं ना कहीं उम्मीद भी की जाई थी, क्योंकि फ्राइडे था तो उसको देखते हुए आखिरी कारोबारी सत्र को देखते हुए इस तरह की वीकनेस एक्सपेक्टेड भी की जा रही थी हायर लेवल्स से। तो वैसा ही कुछ हुआ। निफ्टी 17,000 के नीचे फिसल कर बंद हुआ। सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर 190 अंकों के आसपास की गिरावट देखी गई। बैंक निफ्टी में भी कमजोरी थी 334 अंकों की और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी कमजोरी देखने को मिली और लाल निशान में ही क्लोजिंग दिखी है। आईटी को छोड़ दे तो सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में ही आज बंद हुए। तो आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कि वो जो तेजी का मोमेंटम है वो अभी भी जारी है और सभी जानकार काफी बुलिश भी हैं इस सेक्टर को लेकर। निफ्टी गेनर्स में बात करें तो टॉप पर आईटी स्टॉक्स ही हैं। HCL टेक में आज प्रोमोटर्स ने खरीदारी की जिसके चलते आज दिन भर ही तेजी थी इसमें। इसके अलावा टेक महिंद्रा ऊपर था। SBI लाइफ और एशियन पेंट्स भी आज मजबूत थे और निफ्टी लूजर में ग्रासी में कमजोरी थी। NTPC, आयशर और IOC में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। मिड कैप IT स्टॉक्स में भी आज तेजी थी। वक्रांगी आज ऊपर था। डीलिंग में 10 से 11% की तेजी थी। फर्स्ट सोर्स और KPIT टेक भी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज दबाव था रियल एस्टेट स्टॉक्स में और इसमें महिंद्रा लाइफ स्पेस, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, सनटेक ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर थे आज रियल्टी स्टॉक से स्पेस से। और आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी हमने देखा जो तेज़ी थी आज वहाँ पर भी कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली देखने को मिली और कमज़ोर थे आज चंबल फर्टिलाइजर, RCF, GNFC और फैक्ट। यहाँ पर करीब 2 से 2.5% की आज कमज़ोरी देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। रिटेल निवेशक भारतीय बाजार के बैकबोन है, ये कहना है IIFL सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर संजीव भसीन का। इटना स्वदेश से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार पर दबाव ज़रूर है, लेकिन 2022 बजट से पहले बाजार 2022 के बजट से पहले बाजार एक नया हाई बनाएगा। अगले साल 2022 में इतना 50,000 करोड़ की जब बाइंग आएगी तो निफ्टी जाएगा 22,000 अप्रैल के महीने में। तो तैयारी कर लीजिए माल लेने की। उनकी सेलिंग का कोई जो भी उनका कारण है या रीजन है, इट टेल्स यू द डेप्थ ऑफ आवर मार्केट दैट वी कुड अब्सॉर्ब दैट। तो आई एम सेइंग फर्स्टली इट्स अ थम्स अप टू द इंडियन रिटेल इन्वेस्टर। दूसरा, लिक्विडिटी हमारे यहां से बाहर गई है। तीसरा, कोई छुट्टी नहीं मना रहा है। जिन्होंने माल बेच रखा है वो तो ऑफिस में ही बैठेंगे सारी क्रिसमस। लेकिन हम सोचते हैं दिस इज द एंड ऑफ द स्टॉर्म। 16,400 जो एक लेवल था, जो मैंने भी नहीं सोचा था कि 16,700 विल बी, वो आ चुका है। अब आप अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार कीजिए क्योंकि बजट से पहले न्यू हाई अनिवार्य है। मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और CIO सौरभ मुखर्जी का कहना है कि लोगों को पैसा बनाने के लिए बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड और दमदार फ्रेंचाइज वाली कंपनियों में निवेश करना चाहिए। आइए सुन लेते हैं क्या है उनका गुरु मंत्र। जहां तक मेरे को समझ है, आपके दर्शक रिटेल निवेशक है। अगर उनको बड़ा कमाना है, मोटा कमाना है, किस सेक्टर के पास आज लीडरशिप है, कल होगी, वो मेरे ख्याल से उनको ज्यादा दिमाग नहीं खपाना उसके बारे में। हिंदुस्तान में 3 चीजें हैं, अगर इन 3 चीजों पे निवेशक नजर रखे, इंडिया में मोटा पैसा बनता है। पहली चीज, साफ सुथरी कंपनी में निवेश करें जहां पे अकाउंट साफ हो, प्रमोटर की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी हो। दूसरी चीज, ऐसे कंपनी में निवेश करें जहां पे प्रमोटर ने लास्ट 10 साल में दिखाया है
कि उनको धंधा चलाना आता है, उनको रिटर्न ऑन कैपिटल कम से कम 15% डिलीवर करना आता है। और तीसरी चीज, कंपनी साफ सुथरी ही नहीं, समझदार प्रमोटर ही नहीं, दमदार फ्रैंचाइज होनी चाहिए। ऐसा फ्रैंचाइज, ऐसा कंपनी जो अपने कंपटीशन को तोड़ मरोड़ के खत्म कर सके। ये 3 चीजें जब आपको दिखती हैं किसी कंपनी में, उसमें निवेश करें। कौन से सेक्टर में वो कंपनी है वो थोड़ी सेकेंडरी बात है। क्लीन प्रमोटर, समझदार प्रमोटर, दमदार फ्रैंचाइज, आईटी में कुछ है, कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज में है, कुछ एफएमसीजी में है, कुछ फार्मा में है। अलग अलग सेक्टर में अच्छे फ्रैंचाइज में निवेश करिए। अर्ली रिकवरी के अर्ली स्टेजेस हैं, अगले 2-3 साल आराम से पैसा कमाइए हिंदुस्तान में। चलिए, तो ये था सौरभ मुखर्जी का इन्वेस्टमेंट का गुरु मंत्र। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आईपीओस की। ये साल आईपीओ लॉन्च करने वाली कंपनियों के नाम रहा, जहां इस साल कंपनियों ने फंड जुटाने के पिछले तमाम रिकॉर्ड को तोड़ा है और इस साल पब्लिक इन्वेस्टर से 1.19 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो कि पिछले साल के करीब 4.5 गुना है। जरा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शरद दुबे। शरद, क्या ऐसी बात रही, क्या जादू चला आईपीओस का इस बार? 2021 साल बहुत इम्पॉर्टेंट था आईपीओस के लिए। टेक स्टार्टअप्स जो आईपीओस में आए और भारत के लिए, अब देखा जाए तो आईपीओ की मार्केट में जो है सबसे ज़्यादा जो रकम जुटाई गई है पब्लिक से वो थी ऑलमोस्ट 1,19,000 करोड़। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आंकड़ा और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आप देखें 2017 से, तो यहाँ से जो अमाउंट है ये लगभग 4.5 गुना बढ़ गई है। और अगर 2020 से देखें, इसमें भी बहुत एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है आईपीओ के पूरे ओवरऑल मार्केट्स में। और ये जो फंड रेजिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन से सबसे बड़े आईपीओ थे, जो आईपीओ साइजेस थे, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो लिस्ट में आएगी वो है पेटीएम। सबसे बड़ी भारत की आईपीओ आई है, 18,300 करोड़ का जो था आईपीओ का ये मार्केट पे आया था। जोमेटो जो है आपकी फूड डिलीवरी ऐप है, जो 90,375 करोड़ का आईपीओ साइज लेके आया था। और ये दोनों स्टॉक्स न्यू एज आईपीओस के सबसे बड़े दिग्गज स्टॉक्स थे। हालांकि जो आपके जो टेक स्पेस के भी जो सेकंड लार्जेस्ट आपके हेल्थ इंश्योरर है आपके स्टार हेल्थ, वो भी आए थे 7,250 करोड़ का आईपीओ का इशू साइज लेके। और आखिर में हम देख सकते हैं सोना बीएलडब्ल्यू जो एक ईवी प्ले है और स्टॉक में भी बहुत एक अच्छी मूवमेंट देखी, वो 5,500 करोड़ का आईपीओ साइज लाए थे। और नाइका जो आपके जो फैशन ई रिटेल की जो कंपनी है, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 5,350 करोड़ का आईपीओ साइज आया है। चलिए, अब शुक्रवार है और ये है बड़ा वीकेंड फिल्मों के लिहाज से। साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 83 आज से सिनेमाघरों में आ गई है। इस फिल्म को लेकर लोगों का क्या रिएक्शन रहा है, जिसको लेकर हमारी संवाददाता खुशबू तिवारी इन लोगों से बात करी। आइए सुन लेते हैं कैसी लग रही है लोगों को फिल्म 83। सो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर लोग लौट रहे हैं। 83 एक्सपीरियंस देखते हैं कि कैसा लगा, ज्यादा सिनेमा ज्यादा था या क्रिकेट मैच ज्यादा था ये? Yeah, so first of all, I'm stunned actually. I'm still processing what I saw on the screen, and the theater was like 50% capacity. हम दोनों ने like 5-6 दिन पहले बुक करा हुआ था, and still we got ticket इतना मुश्किल से. So first of all, if you are a cricket lover, you will automatically fall in love with this movie. रणवीर सिंह दिखे या कपिल देव ज्यादा? Kapil Dev, he just nailed it. He was into his accent, his character, his like makeup and everything was on point. And one more thing, that the screenplay, it was not like just Ranveer Singh है पूरी मूवी में. It was very equally divided बाकी जो 11 players थे उन सब में. बहुत ही मोटिवेशनल फील हो रहा है, मतलब ये मूवी देखकर। डेफिनेटली आई मीन करंट जनरेशन 83 से कनेक्ट नहीं कर पाएगी, बट आई लव द मूवी। आप पूरा ऑलमोस्ट गेयर वेयर सब पहन के आए हैं मैच के लिए रेडी होकर? बिल्कुल, ये मूवी ऐसे ही देखने लायक है, थिएटर में ही देखने के लिए है। और सभी लोग जो एक साथ बैठ के जो कम्युनल एक्सपीरियंस हो रहा है थिएटर में चीयर करने का, बिल्कुल मैच जैसा ही है। ये बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है। बेहद खूबसूरत मूवी बनाई है और रणवीर सिंह ने लाजवाब एक्टिंग की है। चलिए, जहां आज सिनेमाघरों में 83 ने धूम मचा रखी है, वहीं कभी मैदान पे 83 की इंडियन टीम ने भी धूम मचाई थी। और उनमें से एक बहुत बड़े किरदार थे सैयद किरमानी, जिसका रोल निभाया है एक्टर साहिल खट्टर ने। आज सुबह मैंने उनसे बात की, उनकी बातचीत का एक अंश सुन लेते हैं। भाई, क्रिसमस वीकेंड है, अब आप कहेंगे क्रिसमस वीकेंड पे ये गेंद हाथ में लेके क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज 83 रिलीज हुई है और 83 के सैयद किरमानी, ऑन स्क्रीन सैयद किरमानी, साहिल खट्टर हमारे साथ हैं। साहिल, थैंक्स अ लॉट फॉर स्पीकिंग टू अस। मैंने आपसे ना सवाल पूछ रखा है पहले, जब हम इंतजार करा करते थे अपनी बारियों का बैटिंग करते थे इन्हीं ग्राउंड पे। लेकिन मैं ना चाहता हूँ कि आप लोगों को बताएं कैसा एक्सपीरियंस है ना इन लेजेंड्स के साथ आप
बैठ के इनकी कहानियां खुद सुन रहे हो, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कहानियां हैं 83 की। यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एक्चुअली आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। इन लोगों के सिर्फ नाम सुने थे, कपिल देव, सैयद किरमानी, बाकी सारे जितने भी क्रिकेटर्स थे, पर उनके साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनना ऐसा लग रहा है जैसे हम किताबों में खुद घुस गए हैं। बिकॉज इन लोगों ने ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं, इनके ऊपर कितनी किताबें लिखी गई हैं, और उन्हीं का फल है जितनी भी ये फिल्म बनी है। ये स्टोरीज ही हैं जो फिल्म के अंदर हमने तब्दील करके आपको पर्दे पर दिखाने वाले हैं या दिखा रहे हैं। ये जब बात हुई ना कि विकेट कीपिंग करनी है, तो धीरे धीरे मेरे को समझ में आया यार बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बहुत एजिलिटी चाहिए, रिएक्शन टाइम कम चाहिए। फिर थैंक गॉड कि मैंने एक स्पोर्ट खेला हुआ है इंडिया के लिए, विच इज़ कॉल्ड रोलर हॉकी। तो रोलर हॉकी में मेरा एक ब्रॉन्ज मेडल है एशियन गेम्स में इंडिया के लिए ही। तो वो जो मेरा स्पोर्टिंग बैकग्राउंड है ना, वो बहुत काम आया रिफ्लेक्सेस को लेकर, डाइव्स को लेकर। ये ज़रूर है कि इंजरीज बहुत होती थी मुझे, कभी ऐसे बैक पे हो गई, लोअर बैक, कभी एंकल टूट गया, कभी यहाँ पे घसीटे लग गई हैं, क्योंकि हम टर्फ पे डाइव मारते थे। ये घास डाइव मारनी है नहीं। हाँ। सच्ची बताऊं ये टर्फ है विच इज़ प्लास्टिक। हाँ। तो बलविंदर सिंह संधू भी कहते थे, जो हमारे कोच है, कि यार तुम्हारे को ना यूके जाके करवाएंगे हम डाइव। मैंने कहा क्यों करवाओगे, यहाँ प्रैक्टिस करवा दो ना। फिर यूके जाके डाइव तो करवाई, पर इतना ज़रूर था कि यार विकेट कीपिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि शूट के दौरान ना भाई हर रोज़ के कम से कम 250 स्क्वाट हो जाते थे। मैं जितने लोगों को जानता हूँ पर्सनली में सबसे एनर्जेटिक साहिल खट्टर है, और मैंने सुना है कि रणवीर सिंह इज़ ऑल्सो वेरी एनर्जेटिक। तो ये जो दो एनर्जेटिक लोग जब मिले तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस ऐसा था कि वहाँ पे गांव में लाइट नहीं आती थी। फिर जब हम दोनों मिल गए पर जोक्स अपार्ट, रणवीर और मैं एक्चुअली, सही कह रहे हो आप, एक लाइन है इंग्लिश गाने की, व्हेन अ वोल्केनो मीट्स अ टॉर्नेडो, वो वाला वाइब है। और वो नहीं है फोर्स ऑफ इनर्शिया, इमूवेबल ऑब्जेक्ट अनस्टॉपेबल फोर्स, ऐसा हो जाता है। हम दोनों जब खड़े हो जाते थे ना, मैं ऐसा कीपिंग कर रहा होता था, भाई स्लिप में खड़े होते थे कभी कभी, तो हम दोनों चल रहे होते, और हम पैरोडीज बड़े बनाते थे गानों की, बट अनफिल्टर्ड थे, तो मैं बता नहीं सकता कौन सी क्या। बट स्लिप में खड़े होते थे ना, वहाँ से कबीर आवाज़ आ रहा है, तुम्हारा हो गया, शूटिंग कर लें, अबे खर्चा हो गया यहाँ पे। सो हम दोनों कहते ठीक है ओके सर, रेडी। सो हम दोनों ऐसा, वो चाचियाँ नहीं होती वैसी सी हो जाती थी आपस में, इतनी बातें होती थी। एंड ही इज ऑल्सो वेरी फनी। चलिए स्वदेश खबर में अभी के लिए इतना ही, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें और देखते रहिए ET Now स्वदेश।